हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी फिजिक्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप 150 प्लस स्कोर कर पाए फिजिक्स में इजीली। ठीक है, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ, आपको पता है। तो नीट 2022 में मेरा स्कोर 591 आरबीआई कैटेगरी है। इस बार एक्सपेक्टेड मेरी सिलेक्शन है। तो फिजिक्स में मैं अगर बात करूँ तो मैं अपनी बात करूँगा, फिर ही बताऊँगा कि आपको क्या कैसे कैसे मैंने अप्रोच किया था, ताकि आपको भी पता चले कि फिजिक्स मेरी कितनी वीक थी और कहाँ से कहाँ पहुँची। और नीट 2020 की बात करोगे, नीट 2020 में मेरे फिजिक्स में 54 मार्क्स थे। बावजूद कि फिजिक्स इजी आई थी, फिर भी मेरे 54 मार्क्स थे नीट 2020 में। नीट 2021 की बात करोगे, फिजिक्स थोड़ी सी टफ आ गई थी। नीट 2021 में मेरे 50 मार्क्स थे सिर्फ फिजिक्स में। ठीक है, 5 मार्क का 4 मार्क्स का डिक्रीज। और नीट 2022 की बात करोगे, मेरे फिजिक्स में 155 स्कोर है। तो क्या चीज़ें थी जो नीट 2020 में या नीट 2021 में मैंने लैग की, और जो मैंने उधर से सीखा कि कैसे कैसे अप्रोच करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ इस बात को कि नीट 2022 में फ़िज़िक्स बहुत ही इजी आ गई थी। बट फिज़िक्स अगर इजी भी नहीं आती तो मेरा 135 टू 140 स्कोर करने के लायक मैं अपना फिज़िक्स मैंने उतना स्ट्रांग कर दिया था, क्योंकि मैं एलन और आकाश के पेपर सॉल्व करता था, ज़्यादा आकाश के पेपर में सॉल्व करता था। तो मेरे वहाँ रेगुलरली 125, 130, 135 स्कोर आता था नीट में। ठीक है, नीट की फिजिक्स का जो मॉक टेस्ट होते हैं, फुल मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ पे मैंने गलती की थी और किस जगह पे कौन सी बुक्स में सॉल्व करना चाहिए, कौन सी बुक्स ने मुझे कितना प्रॉफिट दिया, किस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, कहाँ पे मेरे लैग कर रहा था, कौन सी मिस्टेक थी जो बार बार मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। क्योंकि 3 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, तो तीसरे अटेम्प्ट में जाके मैं फिजिक्स में बाद में समझ आया कि फिजिक्स कहाँ पे मैं लैग कर रहा था, कौन सी चीज़ें थी जो मुझे नीट 2021 में समझ नहीं आई। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आगे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहली बात, अगर अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का फोबिया सबसे पहले स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स का फोबिया इतना ज़्यादा है कि बच्चे अभी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई होती है, अभी कुछ मंथ ही होते हैं, 1 या 2 मंथ, और बच्चे बोलते हैं कि सर हम फिजिक्स को करना छोड़ दे, क्या सर हमारी 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगी। तो वो 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन होने वाला टाइम जा चुका है। अगर ओपन मेरिट की बात करोगे, इस बार बात करोगे, 591 टू 592 कट ऑफ जाने वाला है ओपन मेरिट का, जिसका मान के चलो नेक्स्ट ईयर में ये 600 प्लस क्रॉस करने वाला है। ठीक है, बाकी कैटेगरीज की बात करोगे तो गर्ल्स की बात करोगे, 539 टू 38 कट ऑफ जा रहा है ओएम गर्ल्स का। ऐसी कैटेगरीज की बात करोगे, आरबी बॉयज़ की बात करोगे, 565 प्लस कट ऑफ जा रहा है। आपको दिख रहा है कि कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, कितनी ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है कट ऑफ में, 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज आ रहा है। और आप देखोगे कि 600 प्लस हर साल स्टूडेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस बार हमारे 600 प्लस 192 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली है जो 600 प्लस स्कोर कर चुके हैं। तो आपको भी अप्रोच बताऊंगा कि फिजिक्स का जो फोबिया है उससे आप निकलो, फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स को आप करो, जिस पे जितनी मेहनत करोगे उतनी वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होते जाएगी। अब फिजिक्स का स्ट्रांग करने का ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट भूल जाओगे, आप केमिस्ट्री और बायो को नहीं पढ़ोगे, आप फिजिक्स ही पढ़ने लग जाओगे, नहीं। अगर आपके पास पूरा दिन है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, 3 पार्ट्स में उस दिन को डिवाइड करो। चलो अब बताता हूं मैं आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको फिजिक्स में है, कोई भी जहां आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या जो भी सोर्स है आपका, जहां से भी आप पढ़ चुके हो, सबसे पहले आपको लेक्चर बहुत अच्छे से देखने, और जो लेक्चर्स आपने देखे उनके आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपने लेक्चर देखे, नोट्स नहीं है आपके उसके अवेलेबल, तो उस लेक्चर देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। मे बी उस दिन, जिस दिन आपने वो लेक्चर देखे, जिस दिन आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया, मे बी उस दिन आपने 100 के 100 क्वेश्चन किए और 100 के 100 कर पाए। बट सेकंड टाइम जब आओगे तब आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपके वो 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होंगे, आपका वो चैप्टर वेस्ट हो चुका है। इसलिए बोलूँगा, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसके नोट्स आपको रेगुलरली बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर वो कोचिंग सेंटर वाले आपको डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस है ना, शीट देते हैं, या कुछ भी और एक्स्ट्रा है, अगर डीपीपी देते हैं तो डीपीपी आपको डेली सॉल्व करने पड़ेगी, जितने दिए हैं उतने सॉल्व करने पड़ेंगे। और उसके लिए डाउट सेक्शन भी दिया होता है, तो डाउट सेक्शन पे भी आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट आएगा वो डाउट पहले ही क्लियर कर लेना, मिस्टेक नहीं करना, डाउट को पाइल अप नहीं होने देना। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे क्रिएट करता है, फिर समझ नहीं आता है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। अगर डाउट आ गया उस क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो आपको उस चैप्टर का फोबिया पहले ही होगा।
जब उस चैप्टर पे आप पढ़ने स्टार्ट हो जाओगे ना, आपको पता है कि ये 3-4 पेज में मेरे डाउट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 पेज आपके ऐसे नोट्स में जहां पे आपको डाउट है। जब चैप्टर को स्टार्ट करोगे ना, आपकी स्टार्ट करना ही होगा, वो 4 पेज का फोबिया आपको उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, और उसकी वजह से आपका मूड इतना खराब हो जाएगा कि आप वो चैप्टर करने की कोशिश ही नहीं करोगे उस 4 पेज या 2 पेज की वजह से। इसीलिए डाउट साथ साथ क्लियर करते रहना, ताकि कोई भी डाउट, आपके नोट्स आपको इतने क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका नोट्स, आपको बहुत अच्छे से नोट्स का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट क्या बताना चाहता है, ठीक है। डीपीपीस हो गई। अगर आपके पास बुक्स की बात आती है, ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में उसका मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल सॉल्व कर दो, वो भी अच्छे तरीके से डिजाइन हो गया है। तो बुक्स की बात आती है तो बुक्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी बुक सॉल्व करें, ठीक है। कोई उनको सजेस्ट करता है कि अब एच सी वर्मा सॉल्व करो, कोई उनको सजेस्ट करता है कि आप डीसी पांडे सॉल्व करो, कोई और सजेस्ट करता है आरएलएस सॉल्व करो, कुछ भी सजेस्ट करता है, ठीक है। तो मेरी बात करोगे, सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा तो बुक्स मेरे पास देखो, एच सी वर्मा पार्ट 1 भी प्रेजेंट है मेरे पास, एच सी वर्मा का पार्ट 2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। जो बच्चे जो अभी बिगिनर होते हैं ना, वो सबसे पहले ये लाते हैं, जैसे मैंने ले आया था, ठीक है। पार्ट 1 भी मेरे पास प्रेजेंट है, पार्ट 2 भी प्रेजेंट है, और इनके मैंने सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा, सॉल्यूशन भी मैं इनके ले आया था, ठीक है। तो ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन भी मिलता है एच सी वर्मा जिसको जो सॉल्व कर रहा है, तो उसको ये पार्ट 1 सॉल्यूशन भी मिलता है। तो बुक सेलर के पास ही पार्ट 2 का सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर हम एच सी वर्मा सॉल्व करें या नहीं सॉल्व करें। अब मैं बताऊंगा, सीधी बात है, जो नीट 2023 है वो ऑन दी वे है, यहाँ से 6 से 7 मंथ आपके बचे हैं नीट 2023 के लिए। अब जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, उनकी फिजिक्स पहले ही वीक है कुछ फैक्टर की वजह से, उनको बोलूंगा आप एच सी वर्मा सॉल्व नहीं करो, आप एच सी वर्मा सॉल्व नहीं करो। अब जो बच्चे फ्रेशर है, जो अभी 11th में है या 12th में, जो आज 11th में है, अभी उनके पास बहुत सारा टाइम है, आप एच सी वर्मा भी कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करो, ठीक है। जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना एक्सरसाइज के बगैर, पार्ट क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, सेट 1 सेट 2 होते हैं ना एक्सरसाइज के बगैर, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और अब बोलेंगे जो 12th में है उनको क्या बोलूंगा, 12th में अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, आपको लग रहा है कि आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप एच सी वर्मा सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है तो एच सी वर्मा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एच सी वर्मा के बिना सॉल्यूशन के भी 150-160 मार्क्स आ सकते हैं आपको, एच सी वर्मा के बगैर भी। मैंने कोई एच सी वर्मा सॉल्व नहीं की थी, ली थी कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग में, सॉल्व की थी, थ्योरी भी पढ़ी थी कुछ चैप्टर की, बट मुझे नहीं लगा कि उतनी नीड है मुझे एच सी वर्मा की, क्योंकि मेरे जब टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट देता था, वो आज से ही सॉल्व हो जाते थे। तो नीट का पेपर भी देखा, जब मैंने पैटर्न फॉलो किया तो लगा मुझे एच सी वर्मा की नीड नहीं है। 11-12 वालों को बोलूंगा कि एच सी वर्मा आप सॉल्व कर सकते हो, ड्रॉपर को बोलूंगा एच सी वर्मा को छूना भी नहीं। और एच सी वर्मा को आपने छुआ तो आपका सारा टाइम उसी में चले जाएगा। या तो ड्रॉपर्स को ऐसा हो जिसको फिजिक्स में ही 150-160 के आसपास स्कोर आ गया था इस बार, बाकी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाया, तो वो भी एच सी वर्मा छू सकते हैं। बट ऐसे एच सी वर्मा को गलती भी नहीं करना छूने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, उतनी स्ट्रांग फिजिक्स पूछी भी नहीं जाती जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग इसमें लिखे, ठीक है। दूसरी बुक्स की बात करोगे तो हमारे पास डीसी पांडे है ना। डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव आती है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 अभी मेरे पास प्रेजेंट है, पार्ट 2 मैंने दूसरी जगह पे रखा है, तो अभी मुझे मिला नहीं, तो इसीलिए ऐसा ही दूसरा पार्ट होता है। ये 11th का पार्ट 1 है और 12th का दूसरा पार्ट होता है, ठीक है। डीसी पांडे देखो, जो अगर जो स्टूडेंट मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहा है अपना, या कोई डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक काम करे, वो डीसी पांडे सॉल्व कर दे और अपने नोट सॉल्व कर दे। एनएफ है, बहुत ज़्यादा है आपको नीट में 150 प्लस लाने के लिए फिजिक्स में, ठीक है। डीसी पांडे आप सॉल्व कर दो अच्छे से, और अपने नोट्स अच्छे से सॉल्व कर दो, तो 150 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। ये बुक्स की बात थी। तो और बुक्स की बात में हम सबसे मेन बुक तो भूल ही गए, ठीक है। सबसे मेन बुक की अगर बात करेंगे वो है हमारी फिजिक्स, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 11th का है, 12th की बुक्स मेरे पास अभी प्रेजेंट नहीं है इधर पे, तो यही दिखाऊंगा। तो ये पार्ट 1 है फिजिक्स का और ये पार्ट 2 है फिजिक्स का एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती। आपके साथ ही नहीं है, 60-70% स्टूडेंट के साथ ऐसा है कि इसकी एनसीईआरटी थोड़ी बहुत टिपिकल लगती है और मन भी नहीं करता है एनसीईआरटी पढ़ने का। जैसे बायो और केमिस्ट्री का मन करता है ना एनसीईआरटी पढ़ने का, वैसा मन नहीं करता है फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का। तो मैं इतना ही बोलता हूँ, अगर किसी टीचर के पास आप लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे हो, नोट्स अच्छे से बनाए हैं, उन लेक्चर पे फोकस कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आपको कुछ करना है, आपको लगता है कि एनसीईआरटी बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाने, तो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स आप सॉल्व करके जाना। वो भी एग्जांपल्स वो वाली जो लगे आपको इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ता है इंसान खुद पता चल जाता है कौन से एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे एग्जांपल जरूरी नहीं है करने की, जो लगता है कि इस कॉन्सेप्ट पे आ सकता है क्वेश्चन, वही एग्जाम्पल आपको करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सारी स्टार्ट कर देते हैं करना, ठीक है। अब जो सारी जब हम एग्जाम्पल उस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, उसमें से आपको खुद पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे, उसको स्टार मार्क कर दीजिए। स्टार मार्क जब उसको कर दोगे आप, तो आगे बढ़ोगे, तो नेक्स्ट टाइम उस स्टार मार्क की क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टार मार्क साथ साथ करते रहो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन की बात करोगे, आपको अगर समझ नहीं आ रही है, चलो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के सॉल्यूशन भी होते हैं, तो फिर क्या करें। तो अगर सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहे, तो फिर आपके पास एक डाउटनेट भी ऐप है। बहुत जगह है जहां से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है घर बैठे बैठे, ठीक है। मैं डाउटनेट ऐप खुद यूज़ करता था, क्योंकि उसमें क्या था, उस क्वेश्चन को पिक उसकी क्लिक करनी थी और वो डाउटनेट पे डाल देनी थी, तो वो उसका सॉल्यूशन दे देता था। मैं खुद बोलूँगा तो मैं डाउटनेट यूज़ करता था जहाँ जब मैं लगता था। तो यही बात है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट और टेस्ट को एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप करते हैं कि अब सिलेबस हमारा पेंडिंग है, ये है सिलेबस पेंडिंग, कैसे रह गया। तो अगर आप आई लैग कर रहे हो सिलेबस पेंडिंग में, तो आप नीट के दिन भी लैग करोगे, सिलेबस आपका पेंडिंग ही रहेगा। इसलिए जहाँ पे टीचर पहुंचे वहाँ पे आपको ही पहुंचना पड़ेगा, एफोर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप 10 दिन पीछे हो, तो आपको उन 10 दिनों को 20 दिन बनाना पड़ेगा, आपको डबल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ चलना पड़ेगा, हर एक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। टेस्ट का एनालिसिस के बगैर कुछ नहीं बनने वाला है। टेस्ट का एनालिसिस आप करते जाओ, रेगुलरली करते जाओगे। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया फिजिक्स के आपके 45 में से 35 क्वेश्चन आपके बने, 10 क्वेश्चन आपके नहीं बने। 10 क्वेश्चन क्यों नहीं बने, उनका एक बार सॉल्यूशन देख लो। एक बार सॉल्यूशन आप देख लोगे, आपको पता चलेगा कि यार सच में ये क्वेश्चन तो आता था, ठीक है। आपको क्वेश्चन में भी डिवाइड हो जाएंगे। फिर एक आपको ऐसी कैटेगरी मिलेगी, जब आपको जो आप नहीं कर पाए उस वक्त, उसमें एक ऐसी कैटेगरी मिलेगी जो आपको लगेगा यार ये तो आता था, बस ये लास्ट स्टेप कहीं पे आपको लास्ट स्टेप करना भूल गए होंगे, ये लास्ट स्टेप की वजह से। तो सॉल्यूशन से पता चलेगा कि ये वाला स्टेप फर्दर करना था, इसके लिए मिस्टेक की, ठीक है। यहीं पे आपको पता चलेगा सॉल्यूशन देखने से कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है। कहीं पे आपको सॉल्यूशन देखने से पता चलेगा कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोच ही नहीं पाया। तो उनको कैटेगरी बना के उनको वैसे स्टार मार्क कर लेना। जैसे कोई टफ है तो सीधा उसको टफ लिखना, तो जो आपको क्लिक ही नहीं किया उसको लिखना, सी क्लिक ही नहीं किया उस क्वेश्चन के ऊपर, तो बार बार उन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आगे पहुंचाएंगे अगर आप टेस्ट के आप एनालिसिस करोगे। टेस्ट एनालिसिस के बाद दूसरा काम है आपको मिस्टेक बुक। एक मिस्टेक बुक आपको अपनी बनानी पड़ेगी। मिस्टेक बुक में आप क्या लिखोगे, अपने आप क्वेश्चन अपने आप लिखोगे आप, ठीक है। जो मिस्टेक आपने की है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, तो उस मिस्टेक आप लिखोगे, ताकि मिस्टेक बुक एक आपकी मिरर होती है ना, मिरर होता है। क्या होता है, वो आपको दिखाता है कि यहाँ पे आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, फॉर एग्जांपल कि मेरे को सब फिजिक्स आती है, तो वो मिस्टेक बुक खोल देना, वो आपका मिरर है, वो दिखाएगा आपको इस चीज़ पे आपको वर्क करने की अभी ज़रूरत है। मिस्टेक बुक इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी सारी बुक नोटबुक ले लो आप, उसको 3 पार्ट्स में, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, 3 in 1 होती है जो बुक, नोटबुक वो ले लो। तो उसमें एक फिजिक्स की, केमिस्ट्री और बायो की एक नोटबुक बनेगी टोटल, वो आपका पूरा सिलेबस का। तो उसी पे आप अपनी मिस्टेक लिखते जाओगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदमों में होगी, ठीक है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। आज बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 570 पे 580 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो उनको एक बात बोलूँगा कि कंपटीशन बराबर है। कैटेगरी वाले हो तो उनको भी आपस में कंपटीशन है, ओपन मेरिट है उनको भी आपस में कंपटीशन है। तो कंपटीशन है। अगर आपका कट ऑफ 590 जा रहा है, तो आप 620 या 630 ले आओ, मैं देखता हूँ आपकी सीट कौन लेगा, ठीक है। एफोर्ट्स मारो, सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो हो चुका वो हो चुका। तो नेक्स्ट आप तैयारी करो अपने एग्जाम की नीट 2023 वे में। अभी हम जैसे नीट 2022 वाले, हम अभी कॉलेज मसा गए ही होंगे, अभी 1-2 मंथ ही होंगे, आपका नीट 2023 हो जाएगा, ठीक है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। तो जब आप कामयाब हो जाओगे, आपकी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। टेंशन नहीं लो इस मसले की, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।